जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने अपने सुदर्शन चक्र मिशन की तैयारी काफी तेज कर दी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये ना तो इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के गोल्डन डोम के बराबर होगा, बल्कि इससे कई ज्यादा आगे होगा। ये सिर्फ केवल डिफेंस सिस्टम नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये डिफेंस प्लस ऑफेंसिव का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि दुश्मनों की मिसाइल को ये रोकेगा भी और जवाब में उनके ठिकानों पर भी वार करेगा। इसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो ये मल्टी लेयर डिफेंस होगा, जिसमें कि सैटेलाइट, अवाक्स और लॉन्ग रेंज रडार मिलकर 3 लेयर बनाएंगे। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक हथियार सबको एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट किया कर पाएगा। इवन दोस्तों, ये दुश्मनों की हैकिंग और साइबर अटैक से भी बचाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लस सॉफ्ट किल सिस्टम दुश्मन के रडार और एविनिक्स को जाम करने में सक्षम होंगे। जहां तक इसकी ऑफेंसिव क्षमताओं की बात है तो उसमें प्रिसीजन ग्राउंड स्ट्राइक्स होंगी, जैसे कि गाइडेड पिनाका के जरिए और रुद्रम 2 के जरिए। इवन इसमें हाइब्रिड मिसाइलें होंगी, यानी कि ऐसी मिसाइलों पर काम चल रहा है जो कि एयर टारगेट प्लस ग्राउंड टारगेट दोनों पर वार कर सके। इवन इसमें एआई ड्रिवन टारगेटिंग सिस्टम होगा और ये फीचर तेज और सही जवाबी हमला सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ इसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि आयरन डोम केवल आपको बचाता है, गोल्डन डोम सिर्फ रोकता है, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र दुश्मन के वार को रोकेगा और जवाब में भी सटीक वार करेगा। दोस्तों, कल भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया और अग्नि 5 को अब IRBM कहना शुरू कर दिया गया, जबकि कई सालों से इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता था। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन छिपा हुआ है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती है वो ICBM कहलाती है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी कि असल में ये ICBM कैटेगरी में आती है, लेकिन इसे IRBM कहना इसके पीछे भारत की रणनीतिक सोच है। क्योंकि दोस्तों एक थ्योरी ये बताती है कि DRDO के अग्नि 5 का जो गैर परमाणु संस्करण है जो तैयार किया जा रहा है, जो कि 7500 से 8000 किलो वजनी बंकर बस्टर वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकता है, यानी कि ये जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर की गहराई तक ठिकानों को नष्ट कर सकता है। और इस भारी वॉरहेड के कारण मिसाइल की मारक दूरी घटाकर 2500 से 3000 किलोमीटर कर दी गई है। और इसके जरिए भारत दुश्मन के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज, कमांड सेंटर और मिसाइल साइलोस को खत्म कर सकता है। अगर दोस्तों भारत इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहेगा तो हर लॉन्च को आपने देखा होगा कि दुनिया न्यूक्लियर हमले की तरह दिखती है, लेकिन IRBM कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ क्षेत्रीय और पारंपरिक हमलों के लिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ICBM पर काम नहीं कर रहा। ऑलरेडी दोस्तों भारत चाहता है कि भाई अग्नि 5 को IRBM बनाया जाए, लेकिन जो अग्नि 6 मिसाइल है वो होगी भारत की ICBM, जिसकी रेंज 9000 से 12000 किलोमीटर तक मानी जा रही है और ये एक साथ 8 से 10 MIRV वॉरहेड ले जा सकती है। 2026 तक इसका टेक्नोलॉजी डेमो ट्रायल किया जा सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि अगर अग्नि 5 को या ICBM माना जाए तो फिर अग्नि 6 की खासियत थोड़ी सी धुंधली पड़ सकती है। और इवन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कही जाती है कि अगर आप ICBM को लॉन्च करते हैं तो इससे परमाणु हमला जैसा माना जाता है, लेकिन IRBM कहा जाए तो इस मिसाइल का इस्तेमाल सीमित दायरे में और जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है, और वो भी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ। मतलब दुश्मन को न्यूक्लियर खतरा महसूस नहीं होगा, गलतफहमी की संभावना उनकी घटेगी। और अग्नि 5 को IRBM कहना मतलब साफ है कि ये भारत की टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरनेशनल इमेज दोनों को बनाने में काम आ सकती है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब अपने एयर बैटल मैनेजर्स यानी कि ABMs, जिन्हें की फ्लाइट कंट्रोलर भी कहा जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल से लैस करने जा रही है। और ये स्टेप भारतीय वायुसेना के कमांड एंड कंट्रोल यानी कि C2 क्षमता को और ज्यादा आधुनिक बना देगा। ये जो ABMs है दोस्तों वो भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये अलग अलग सेंसर्स, रडार, सैटेलाइट और ग्राउंड सिस्टम से आने वाली जानकारी को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं और उसी के आधार पर फाइटर जेट्स, इंटरसेप्टर्स और मिसाइलों को गाइड करते हैं। अब जब दुश्मन के हमले और हालात बहुत जटिल हो गए तो AI टूल्स उनके काम को आसान बनाएंगे ताकि वो जल्दी और सही फैसले ले सके। और इन टूल्स में दोस्तों रियल टाइम डेटा फ्यूजन, टारगेट की प्राथमिकता देना, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना, कॉग्निटिव लोड को कम करना, ये सारे टूल्स होंगे। और इस टेक्नोलॉजी से भारतीय वायुसेना की फाइंड, फिक्स, ट्रैक, टारगेट, इंगेज और एक्सेस यानी कि दुश्मन को खोजने, ट्रैक और खत्म करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दोस्तों भारत जो अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने पर काम भी कर रहा है वो अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। DRDO और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर 90 किलो न्यूटन का स्वदेशी इंजन विकसित करने पर काम कर रही है और जो आगे चलकर तेजस मार्क 2 को पावर देगा। यहाँ पर दोस्तों 90 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो काफी जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में भारत का जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है वो लगभग 78.4 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन तेजस मार्क 2 को कम से कम 90 किलो न्यूटन का इंजन चाहिए। और फिर भविष्य में AMCA के लिए तो 110 से 120 किलो न्यूटन की इंजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों गोजर एरोस्पेस की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि भारत को सीधा 120 किलो न्यूटन तक छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय भारत को स्पाइरल डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना होगा इंजन। यानी कि पहले 90 किलो न्यूटन का इंजन तैयार किया जाए और उसे तेजस मार्क 2 पर लगाया जाए, जिससे कि भारत को एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद डेटा मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनाया जा सकता है।
इवन दोस्तों उन्होंने कहा कि 50 किलो न्यूटन से सीधा 120 किलो न्यूटन तक जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे 2G से आप सीधे 5G पर जाने का फैसला कर रहे हैं। हालांकि मुमकिन तो है लेकिन काफ़ी जोखिम भरा है। इवन उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि अमेरिका ने पहले F100 इंजन को बनाया जो कि 105 किलो न्यूटन थ्रस्ट का था, फिर उन्होंने F119 इंजन बनाया। इवन फ्रांस ने भी पहले M53 जो कि 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट का था उसे तैयार किया और धीरे धीरे उन्होंने M88-2 इंजन डेवलप कर लिए और इन सभी देशों ने धीरे धीरे अपनी तकनीक को मजबूत किया। आपको बता दें कि गुजरात एरोस्पेस ने अब तक 2 पूरे KD इंजन और 6 मॉड्यूलर GTRE को दिए हैं। महाराष्ट्र में उनकी 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई गई है जहां पर हाई टेम्परेचर एलॉय, टरबाइन ब्लेड और थर्मल कोटिंग्स तैयार की जा रही हैं। इवन दोस्तों इसरो और ब्रह्मोस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी गुजरात को यहाँ पर मदद करेगा इंजन डेवलप करने को लेकर। और अगर भारत इसी तरीके से अपने इंजन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें इन बाहरी देशों पर इंजन के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों DRDO अब 50 किलोवाट लेजर वेपन प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर पहुंच गया है जो कि भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इससे पहले DRDO ने 30 किलोवाट का सहस्त्र शक्ति लेजर सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट किया था जो कि UAVs और स्वार्म ड्रोन्स को 5 किलोमीटर की दूरी में मार गिराने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों नया 50 किलोवाट का सॉलिड स्टेट लेजर जिसे कि DRDO की सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज यानी कि चेस हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है। इसमें एडवांस बीम कंट्रोल सिस्टम, EO/IR सेंसर और KU बैंड रडार लगे होंगे जिससे कि ये बड़े और ज्यादा खतरनाक लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर्स, मेल ड्रोन, रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स तक को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। इससे कई फायदे मिलेंगे क्योंकि दोस्तों ये अपने टारगेट को स्पीड ऑफ लाइट पर हिट करता है और पर शॉट की लागत बहुत कम होती है। कोई अतिरिक्त मिसाइल या गोला बारूद की जरूरत नहीं है और कम कोलैटरल डैमेज होता है। 50 किलोवाट लेजर प्रोटोटाइप अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसके बाद इसे अलग अलग मौसम, कॉम्बैट परिस्थितियों में टेस्ट किया जाएगा और एक बार ये सफल हो जाता है तो इसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ यूजर ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा। और ये सिस्टम अगर पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो बेल और अन्य प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो इन्हें बड़े पैमाने पर बनाएंगी। इनका इस्तेमाल बॉर्डर बेस की सुरक्षा, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की रक्षा, पाकिस्तान और चाइना के ड्रोन और रॉकेट खतरों को रोकना होगा। दोस्तों वहीं ईस्टर्न कमांड के स्पेयर कोर ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार 2 किया है और इस एक्सरसाइज में दिखाया गया है कि कैसे मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी से दुश्मन की जानकारी जुटाना और उसे खत्म करना आसान हो सकता है। इस एक्सरसाइज का नारा था हर हथियार पर एक ड्रोन। इसमें अपने स्तर पर बनाए गए ड्रोन, नए प्रयोग और बेहतरीन ऑपरेटिंग स्किल्स को युद्ध अभ्यास के साथ मिलकर दिखाया गया। इस अभ्यास में सभी फॉर्मेशन के बीच बेहतर तालमेल और साझा अनुभव मिला जिससे कि युद्ध की तैयारियां काफी मजबूत हुई। के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को से अमेरिका को बड़ा संदेश दिया। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने ही कहा था कि भारत को दुनिया की ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए सब करना चाहिए, यहाँ तक कि रशिया से तेल भी खरीदना चाहिए और वैसे भी हम अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं। ये बात वाकई में हैरान कर देने वाली है। भारत ने साफ कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और हम अपने अंतर्राष्ट्रीय हित में फैसले लेते रहेंगे। तो यानी कि दोस्तों एक तेज तर्रार जवाब मिला है अमेरिका को एस जयशंकर जी के द्वारा। वहीं गगनयान मिशन पर भी एक बड़ी बात सामने आई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत साल 2040 में चांद पर कदम रखेगा। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा दोस्तों इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की प्रगति काफी तेजी से हुई है। इवन उन्होंने कहा कि हमने 6 महीनों में 3 सबसे महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गगनयान मिशन बहुत तकनीकी और कठिन है लेकिन हम अब तक 80% टेस्ट पूरे कर चुके हैं और बाकी के 20% मार्च 2026 तक पूरे हो जाएंगे। फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।